This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। जिसका मतलब ये है कि अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स के राइट्स में किसी किस्म की कोई वेरिएशन लानी हो, जैसे कि वोटिंग राइट्स में अगर कोई वेरिएशन लानी हो, तो उसके लिए क्या लीगल रिक्वायरमेंट है, वो शेयर होल्डर्स के राइट्स में वेरिएशन किस तरह लाई जा सकती है, क्या करना पड़ता है। तो जनाब, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करें, और इस तरह फिर आप जो भी वेरिएशन करना चाहते हैं शेयर होल्डर्स के राइट्स में, तो वो वेरिएशन आप कर सकते हो। सो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये चीज बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन और आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन करें, तो जो भी करनी है वेरिएशन शेयर होल्डर्स के राइट्स में वो कर सकते हैं। इसके बाद एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे मौजूद है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑल्ट्रेशन। वो कहते हैं कि अगर इस ऑल्ट्रेशन के नतीजे में कंपनी के शेयर होल्डर्स या किसी एक पर्टिकुलर क्लास के जो शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनके सब्सटेंटिव राइट्स या लाइबिलिटीज अगर अफेक्ट हो रही हों उस ऑल्ट्रेशन के नतीजे में। सब्सटेंटिव मतलब सिग्निफिकेंट किस्म की, इंपॉर्टेंट किस्म की। तो अगर उस ऑल्ट्रेशन के नतीजे में सब्सटेंटिव राइट्स या लाइबिलिटीज अफेक्ट हो रही हैं कंपनी के मेंबर्स की या इवन एक क्लास ऑफ मेंबर्स की, तो इस सूरत में कानून ये कहता है कि ये ऑल्ट्रेशन फिर उस वक्त तक कैरी आउट नहीं की जाएगी, उस वक्त तक ये इफेक्टिव नहीं मानी जाएगी जब तक के वो मेंबर्स जो अफेक्टेड है या वो क्लास ऑफ मेंबर्स जो अफेक्टेड है इस ऑल्ट्रेशन से, जब तक उनकी कम से कम 3/4 मेजोरिटी भी उस ऑल्ट्रेशन के बारे में वोट नहीं कर देती, तब तक वो जो ऑलरेडी ऑल्ट्रेशन हो चुकी थी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, तब तक वो कैरी आउट नहीं की जाएगी, वो मुअस्सर तसव्वुर नहीं की जाएगी, वो इफेक्टिव तसव्वुर नहीं की जाएगी। जी बता दीजिए, बात समझ आ गई बच्चों? ओके, बस जरा जल्दी जल्दी जवाब दे दिया कीजिए, ठीक है, ताकि फिर हम आगे सीक्वेंस से आगे हम बढ़ते जाएं। ठीक है, अच्छा, अब इसके ऊपर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, पास पेपर का सवाल। सागा लिमिटेड जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, इसकी दो क्लासेस हैं जी ऑर्डिनरी शेयर्स की, क्लास ए, क्लास बी। In order to attract foreign investors, the directors intend to issue a new class of ordinary shares, Class C, with no voting rights. अभी फिलहाल क्या सूरत हाल है कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की? तो कहते हैं फिलहाल तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में इस किस्म के क्लास ऑफ शेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कौन से स्टेप्स जो हैं वो डायरेक्टर्स को लेने पड़ेंगे इस क्लास सी के शेयर्स की इश्यूएंस से पहले, ठीक है। तो अब उसने आगे ना ब्रैकेट में देखें ये भी बताया हुआ है कि जी प्रोसीजर फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, अगर ये रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर इस सवाल का जवाब क्या होगा? तो आप देखें उसने यहाँ पे खुद ही कह दिया कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में क्लास सी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, बस दो ही क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी। तो इसका मतलब है कि अगर न्यू क्लास इशू करनी है क्लास सी के नाम से, ठीक है, तो वो जरूरी है कि फिर ऑल्ट्रेशन की जाएगी पहले। तो ऑल्ट्रेशन के जरिए
ये काम किया जा सकेगा। और ऑल्ट्रेशन के लिए क्या जरूरी है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जाएगी जनरल मीटिंग के अंदर। और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, ये ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, बहरहाल अगर इस ऑल्ट्रेशन के नतीजे में मेंबर्स के सब्सटेंटिव राइट्स लायबिलिटीज अफेक्ट हो रही हो, तो जैसे अभी अभी थोड़ी ही देर पहले 1-2 मिनट पहले हमने पढ़ा कि फिर वो जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं, जब तक उनकी कम से कम 3/4 मेजोरिटी भी उस ऑल्ट्रेशन के बारे में वोट नहीं देती, तब तक वो ऑल्ट्रेशन कैरी आउट नहीं की जाएगी। ठीक है, और ये एक रिक्वायरमेंट है। ऑल्टर्ड कॉपी वाली यहाँ पे तो दे दी गई है, अगरचे हमने अभी थोड़ी ही देर बाद ये पढ़नी है। ठीक है, कि ऑल्टर्ड आर्टिकल्स की कॉपी रजिस्ट्रार को फाइल करनी पड़ती है विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलें। राइट टू चैलेंज द वेरिएशन इन द कोर्ट। क्या क्राइटेरिया है कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करने का? मतलब ये कि अगर ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर्स के राइट्स या लाइबिलिटीज को ऑल्टर किया गया है, चेंज किया गया है, वेरी किया गया है, बदला गया है, अगर इस फैसले को अदालत में चैलेंज करना हो तो उसके लिए क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं? तो हमारा कंपनी लॉ कहता है कोई भी मेंबर या इवन एक से ज्यादा मेंबर्स जो कि जिनका ताल्लुक उस अफेक्टेड क्लास से है, तो अगर उस मेंबर या मेंबर्स के पास कम से कम 10% शेयर होल्डिंग हुई, ठीक है, उस अफेक्टेड क्लास के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में से कम 10% अगर उस मेंबर के पास हुए या मेंबर्स के पास हुए ज्वाइंटली मिलके, जिस मेंबर या मेंबर्स का ताल्लुक अफेक्टेड क्लास से है, तो ये लोग जो हैं एग्रीव भी हैं उस वेरिएशन से, इनके राइट्स इफेक्ट हुए हैं। तो जिस मेंबर या मेंबर्स के पास कम से कम इतने परसेंट शेयर्स हैं, ठीक है, उस अफेक्टेड क्लास के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में से, तो ये 30 डेज के अंदर अंदर 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ द रेजोल्यूशन, जिस रेजोल्यूशन के जरिए राइट्स वेरी किए गए थे, उस डेट से ऑनवर्ड्स 30 डेज के अंदर अंदर कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर एन ऑर्डर कैंसलिंग द रेजोल्यूशन। अदालत से दरख्वास्त कर सकते हैं कि अदालत हुक्म दे उस रेजोल्यूशन को कैंसिल करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एप्लीकेशन है जो कोर्ट में दायर की जानी है, ये शेयर होल्डर्स जो हैं खुद भी ले जा सकते हैं जो अफेक्टेड हैं, और इवन ये किसी को ऑथोराइज भी कर सकते हैं, किसी एक मेंबर को या एक से ज्यादा मेंबर्स को ये ऑथोराइज भी कर सकते हैं इन राइटिंग कि आप लोग हमारे बिहाफ पे कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर दें उस रेजोल्यूशन की कैंसलेशन के लिए। मतलब बजाय इसके कि बहुत सारे मेंबर्स मिलके जाएं, तो क्यों ना हम किसी एक को ही ऑथोराइज कर दें कि हमारे बिहाफ पे वो मुकदमा दायर कर दे, वो एप्लीकेशन दायर कर दे कोर्ट के अंदर। अच्छा, अब आप देखें अगर कोर्ट में एप्लीकेशन आ जाती है तो क्या अदालत फौरी तौर पे उस स्पेशल रेजोल्यूशन और उस ऑल्ट्रेशन की कैंसलेशन का हुक्म जारी कर देगी? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब है अदालत को मुतमईन करना होगा, अदालत को कन्विंस करना होगा, एविडेंस प्रूफ देना होगा, अदालत में बात साबित करनी पड़ती है। तो अगर अदालत मुतमईन हुई तभी जाके वो रेजोल्यूशन नल एंड वॉइड डिक्लेयर की जा सकेगी। अब हम देखते हैं कि अदालत को कैसे मुतमईन किया जा सकता है। नंबर 1, या तो आप ये साबित कर दें कोर्ट में कि जब वो पहली मर्तबा स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुई थी जिसके जरिए वो राइट्स वेरी किए गए थे, तो उस जनरल मीटिंग में मेंबर्स लोगों से, मतलब जिन मेंबर्स लोगों ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की थी और उस स्पेशल रेजोल्यूशन की फेवर में वोट दिया था, ठीक है, उन मेंबर्स लोगों से कुछ हकायक छुपाए गए थे, विदहोल्ड किए गए थे, कि अगर वो हकायक, वो फैक्ट्स उन लोगों को पता होते तो वो रेजोल्यूशन पास ही ना होती। तो या तो आप ये साबित कर दें कोर्ट में, ठीक है, या फिर आप ये कोर्ट में साबित करें कि ये जो वेरिएशन हुई है
स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, ये मेंबर्स के मुफाद के लिए नुकसानदेह है। प्रेजुडिशियल का मतलब यहाँ पे है हार्मफुल, नुकसानदेह, या फिर आप कोर्ट में ये प्रूव कर दें दलाइल के साथ, एविडेंस के साथ, सबूत के साथ साबित कर दें कोर्ट में। तो इन दोनों में से कोई भी बात अगर आपने कोर्ट में साबित कर दी तो अदालत उस स्पेशल रेजोल्यूशन को कैंसिल और नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। और अगर अदालत ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया उस स्पेशल रेजोल्यूशन को जिसके जरिए राइट्स वेरी किए गए थे, तो अगर अदालत ने अपने ऑर्डर के जरिए नल एंड वॉइड कर दिया उस स्पेशल रेजोल्यूशन को, तो अब कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि कंपनी उस अदालती हुक्म की कॉपी रजिस्ट्रार को फाइल करे विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ द ऑर्डर। जिस दिन अदालती हुक्म रिसीव हुआ है उस दिन से ऑनवर्ड्स 15 दिन के अंदर अंदर। ठीक है जी, बता दें बच्चों, जल्दी से रिस्पॉन्ड करें क्विकली। मैं देख रहा हूं कौन कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा। चलिए ओके, चलिए अब इसके ऊपर एक और पास्ट पेपर का सवाल करते हैं। ये प्रैक्टिस नंबर 2, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, पास्ट पेपर का सवाल। The directors of Pioneer Shipping Limited have decided to issue Class B ordinary shares, which would have different rights and would be issued to a group of investors. The existing paid-up capital will be classified as Class A shares. In the light of Companies Act 2017, explain the following. अब ये requirements हैं जी। पहली requirement ये है कि validity of directors resolution regarding the issuance of Class B shares, और दूसरी requirement है the nature of variation in the rights and privileges that may be attached to different classes of shares। और इसमें उसने ये इन्फो भी यहाँ पे दी हुई है कि अहमद एंड फराज ये दो शेयर होल्डर्स हैं होल्डिंग 9% and 10% शेयर होल्डिंग्स रिस्पेक्टिवली। They do not agree with the issuance of Class B shares, as in their opinion this would adversely affect their interest। इनका कहना यह है कि इससे हमारे हुकूक मुतासिर होंगे। Though a majority of the members are in favor of the resolution, लेकिन इन दोनों का कहना यह है कि जनाब हमारे हुकूक मुतासिर होंगे। और थर्ड रिक्वायरमेंट है इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट advise the course of action which Ahmed and Faraz should take in respect of above। तो देखते हैं जी, पहला पार्ट क्या था, वैलिडिटी ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन है या नहीं रिगार्डिंग द इश्यूएंस ऑफ क्लास बी शेयर्स। तो इसका जवाब है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल मोर देन वन काइंड ऑफ शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं, और फर्दर इसके आगे क्लासेस भी हो सकती हैं शेयर्स की। अभी कल के लेक्चर में आपको बताया था कंपनी की शेयर्स की काइंड हो सकती हैं और काइंड की आगे क्लासेस भी हो सकती हैं। उम्मीद करता हूं ये बात अभी तक आपको याद होगी, अभी कल ही पढ़ाई है, ठीक है। However, the decision of the directors would only be valid if such issuance is specifically provided in company's memorandum and articles। अगर तो कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में वाज़ेह तौर पे इस बारे में मौजूद है तो ही ये इस क्लास के शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, और अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में इस बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब फिर आपको ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं सेकंड रिक्वायरमेंट क्या थी। कहते हैं ये जो नेचर ऑफ वेरिएशन है इन द राइट्स एंड प्रिविलेजेस that may be attached to different classes of shares। ये वेरिएशन जो है इसकी क्या नौइयत हो सकती है, तो ये देख लीजिए। अभी कल के टॉपिक में ये चीजें आपको बताई थी, जरा कोई बता सकता है कि किस किस को याद है ये चीजें कल हमने पढ़ी थी कि डिफरेंट वोटिंग राइट्स हो सकते हैं। एक क्लास ऑफ शेयर्स के वोटिंग राइट्स दूसरी क्लास के शेयर्स के वोटिंग राइट्स से मुख्तलिफ हो सकते हैं। यार बता दें, ओके ठीक है।
वो आपको जी जी, उसमें फिर आपको बताया था कि वोटिंग राइट्स किस तरह मुख्तलिफ होते हैं। जैसे क्लास ए 1 वोट पर शेयर, क्लास बी 2 वोट्स पर शेयर। इस तरह कल आपको मैंने एग्जांपल्स दी थी, जो लोग कल के टॉपिक में थे उनको तो याद आ गया होगा। ओके हो गया। वो बोनस शेयर की बातें कुछ कर हुई थी, राइट शेयर, बोनस शेयर, तो ये वो वाला है। अच्छा जी, इसके बाद ये सी वाला जो पार्ट है, ये जो अहमद साहब है और फराज साहब है जिनके पास इतनी परसेंटेज है, तो अगर ये समझते हैं कि हमारे जो राइट्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, हमारे लिए ये नुकसानदेह है ये ऑल्ट्रेशन, तो ये क्या कर सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं उस स्पेशल रेजोल्यूशन को। और जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अदालत ऐसे ही तो नहीं मान जाएगी ना, अदालत में साबित करना पड़ता है। तो इन दोनों में से कोई भी चीज आप कोर्ट में साबित कर दें, या तो आप कोर्ट में ये साबित कर दें कि जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास की गई थी वो वेरिएशन के लिए, तो उस वक्त मेंबर्स लोगों से कुछ हकायक छुपाए गए थे, ठीक है। और अगर उन शेयर होल्डर्स को उसी वक्त वो हकायक मालूम होते तो वो शेयर होल्डर्स स्पेशल रेजोल्यूशन पास ही ना करते। या तो आप कोर्ट में ये साबित कर दें, ठीक है, या फिर आप कोर्ट में ये साबित कर दें कि जो स्पेशल रेजोल्यूशन है ये शेयर होल्डर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के राइट्स के लिए प्रेजुडिशियल है, मतलब नुकसानदेह है। ये देखें, ये अल्फाज लिखे हुए हैं, ये सेकंड पॉइंट। आप कोर्ट में ये साबित कर दें, ये सेकंड पॉइंट जो है, द वेरिएशन इज अदरवाइज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स, कि ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए वेरिएशन की गई है, ये वेरिएशन मेंबर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ है, मेंबर्स के मुफाद के खिलाफ है, मेंबर्स के लिए नुकसानदेह है। या फिर आप कोर्ट में ये साबित कर दें, किस तरह नुकसानदेह, अगर अदालत कन्विंस हो गई कि वाकई ही ये जो वेरिएशन है ये मेंबर्स के इंटरेस्ट के लिए नुकसानदेह है, अगर कोर्ट कन्विंस होगी तो कोर्ट उस स्पेशल रेजोल्यूशन को और वेरिएशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। ठीक है जी। तो पास पेपर का ये सवाल अभी हमने क्लास में डिस्कस किया, ये सवाल मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, ये पैराडाइज लिमिटेड वाला, ये आप करेंगे। किसी किस्म का इशू हो तो फिर मुझसे आप व्हाट्सएप में पूछ लीजिएगा। वैसे है बहुत आसान ही है, ठीक है, सिंपल सही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊं मैं। आगे चलें जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्लॉज इन मेमोरेंडम। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की डिफरेंट क्लॉजेज में एक क्लॉज हमने ये भी पढ़ी थी, शेयर कैपिटल क्लॉज। उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। तो अगर मेमोरेंडम की शेयर कैपिटल क्लॉज में कोई ऑल्ट्रेशन करनी हो तो सवाल ये पैदा होता है, ये ऑल्ट्रेशन किस किस किस्म की हो सकती है। तो उसमें वो कहता है कि एक तो खैर ये याद रखिएगा कि जब भी आपने मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन करनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगी, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं मेमोरेंडम में शेयर कैपिटल क्लॉज में ऑल्ट्रेशन करनी है, तो ये ऑल्ट्रेशन किस किस तरह की हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज इट्स ऑथोराइज कैपिटल। अगर कंपनी ने अपना ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज करना है, और कोई बताएगा आप लोगों में से, अल्लाह करे कि जनाब याद हो आपको, दुआ गो हूं आपके लिए, अभी कल ही के लेक्चर में हमने ऑथोराइज कैपिटल के बारे में डिस्कशन की थी। कौन है सही लोग जो ये बता सकते हैं कि जी हाँ सर हमने कल ही पढ़ा है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया जी आपके बताने का। तो ऑथोराइज कैपिटल को अगर इंक्रीज करना है कैसे, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे कंपनी का जो ऑथोराइज कैपिटल था वो था ₹100 मिलियन, ठीक है। गालिबन कल भी मैंने यही एग्जांपल दी थी। और जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो भला कितने थे, एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर।
एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर। कितने नंबर ऑफ शेयर्स? 10 मिलियन शेयर्स, ठीक है। यही बातें कल हमने पढ़ी थी ना। अच्छा, अब 10 मिलियन के 10 मिलियन शेयर्स सब्सक्राइब हो चुके हैं ₹10 पर शेयर के हिसाब से, और 100 मिलियन का 100 मिलियन कैपिटल सब्सक्राइब हो चुका है। अच्छा, अब कंपनी को मजीद रकम की जरूरत है। फर्ज करें कोई नई फैक्ट्री लगानी है, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, ठीक है। अब और पैसा चाहिए। अब मजीद नंबर ऑफ शेयर्स तो है नहीं कि जिसको इशू करके तो कैपिटल जनरेट किया जा सके। तो इस सूरत में ये ऑथोराइज कैपिटल की लिमिट या जो लिखी हुई थी इसको इंक्रीज करना होगा। अब अगर फर्ज करें 100 को इंक्रीज करके 200 मिलियन तक लेके जाना है, तो जनाब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेमोरेंडम को ऑल्टर करना पड़ेगा, और ऑल्ट्रेशन के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगी। तो आप 200 मिलियन तक ले जाएं, 300, 400, जहां तक मर्जी आप ले जाएं। तो ये है मतलब इसका इंक्रीज इट्स ऑथोराइज्ड कैपिटल। बताएं जल्दी से, समझ आ गया पॉइंट? क्विकली बताइएगा फटाफट। चलिए, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, कंसोलिडेट। कंपनी के शेयर कैपिटल को कंसोलिडेट करना, और इसका मतलब होता है कि स्मॉलर अमाउंट के जो शेयर्स है ना, उनको लार्जर अमाउंट के शेयर्स में बदल देना। इसको कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल। मेरा जुमला फिर सुन लें, लिखने की जरूरत है तो लिख लीजिएगा। स्मॉलर अमाउंट के शेयर्स को लार्जर अमाउंट के शेयर्स में बदलना, ये कहलाता है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल। मिसाल के तौर पे 10 रुपीज का शेयर था, और फैसला किया गया नहीं यार 100 रुपीज का एक शेयर होना चाहिए, तो बजाय इसके कि ₹10 का एक शेयर हो, बदल दिया गया ₹100 पर शेयर। तो ये स्मॉलर अमाउंट के शेयर से लार्जर अमाउंट के शेयर में कन्वर्जन हुई है, ऐसे कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अच्छा, तीसरा पॉइंट है सब डिवीजन। अब सब डिवीजन का मतलब है कि जनाब लार्जर अमाउंट के शेयर्स को स्मॉलर अमाउंट के शेयर्स में बदल देना। डिवीजन या सब डिवीजन लिख रहे हैं साथ साथ। लार्जर अमाउंट का शेयर है उसको स्मॉलर अमाउंट के शेयर में बदलना। मसलन 100 रुपीज का शेयर था, और फैसला किया गया नहीं जी 10 रुपीज का एक शेयर होगा, तो 100 से 10 में बदलना। तो ये है डिवीजन या सब डिवीजन, ठीक है। जरा इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये देख लीजिए आप, ABC Private Limited has got an authorized and paid up share capital of ₹500 million divided into 5 million shares of ₹100 each। यही बनेगा ना। अच्छा, the company may alter this capital by special resolution and declare that the authorized and paid up share capital of the company is ₹500 million, and now it is divided into 50 million shares of ₹10 each। तो लार्जर अमाउंट के शेयर्स को बदल दिया गया स्मॉलर अमाउंट के शेयर्स में, ठीक है। 100 से 10 पे आ गए। सो दिस इज डिवीजन ऑफ कैपिटल into shares of smaller amount than originally fixed by the memorandum। So every member possessing 1 share shall now possess 10 shares, लेकिन जो ओवरऑल पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो सेम रहेगी। जी बताएं, समझ आ गई बच्चों? कम ऑन। इसी तरह की एक एग्जांपल ये भी है जो मैं आपको पढ़ के रेफर कर रहा हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, इसके बाद है कैंसलेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ये नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसका मतलब क्या है? मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। ये कैंसलेशन का मतलब, कैंसलेशन ऑफ शेयर कैपिटल का क्या मतलब है, जरा एग्जांपल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे जो ऑथोराइज कैपिटल था वो था
रुपीज 100 मिलियन, ठीक है। ये रुपीज 100 मिलियन क्या है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल है। अच्छा, इसमें से जो इशूड और पेड अप है वो है जनाब रुपीज 50 मिलियन। और समझ आ रही है साथ साथ? ये क्या था? ऑथोराइज कैपिटल। इसमें से 50 मिलियन क्या है? इशूड एंड पेड अप कैपिटल। तो अनइशूड कितना पड़ा हुआ बताएं जरा। अनइशूड अनइशूड शेयर कैपिटल कितना है? अनइशूड ये लें जी, ये है अनइशूड, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये फैसला किया गया कि हमें ये वाला जो कैपिटल है ये नहीं चाहिए, ठीक है, बस जितना हो गया हमें उतना ही काफी है, उसी से हम कारोबार करें, ये जो अनइशूड है ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको फिर कैंसिल किया जा सकता है। और कैंसिलेशन का तरीकाकार क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, मेमोरेंडम ऑल्टर कर दें। अब मेमोरेंडम में क्या लिखा जाएगा कि कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल और इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल ये है रुपीज 50 मिलियन, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैंसिल जो अनइशूड है। ओके हो गया। अब कंपनी का ऑथोराइज्ड एंड इशूड एंड पेड कैपिटल बराबर हो चुका है। दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो इस तरह जो शेयर कैपिटल है वो डिमिनिश हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा, कम हो जाएगा। जी बता दें, समझ आ गई कैंसिलेशन की स्टूडेंट्स? ओके जी, चलें आगे एक और सवाल करते हैं पास पेपर का। The directors of Sherwani Limited wish to increase the authorized capital of the company from rupees 100 million to 200 million rupees. You are required to inform them about the relevant provisions regarding increase in authorized capital contained in the Companies Act. So, बज़ाहिर ये एक केस स्टडी तरह का सवाल, लेकिन आप रिक्वायरमेंट देखें बहुत ही आसान सी है कि आपने बस ये बताना है कि रेलिवेंट प्रोविजंस कौन सी हैं इंक्रीज इन ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल से मुतालिक। तो उसने यहाँ पे सारा ही दे दिया जनाब, ठीक है। और जो अदर फॉर्मेलिटी जो फुलफिल करनी पड़ती हैं वो भी यहाँ पे बता देंगे, लिख दी गई है। ओके हो गया जी। ये जरा एक दफा पढ़ लें जी, अगले पॉइंट पे मूव करने से पहले जरा एक दफा ये पढ़ लें यार तसल्ली से। अच्छा, ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने टिक किया, ये अभी हमने नेक्स्ट पेज के ऊपर पढ़ना है, ये वाला, इससे परेशान नहीं होना, ये फर्दर वाला ये अभी पढ़ने लगे हम नेक्स्ट पेज के ऊपर जाके। ठीक है, अच्छा ये नहीं जनाब, फाइलिंग विद रजिस्ट्रार कहते हैं ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके मेमोरेंडम में ऑल्टरेशन की जाती है, तो अब एक लीगल रिक्वायरमेंट है, वो ये कि स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी और जो मेमोरेंडम ऑल्टर किया गया है तो ऑल्टर्ड मेमोरेंडम की कॉपी। ये जो लफ्ज है ये इधर आएगा, ये यहाँ पे, और कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑल्टर्ड, यूं ये होना चाहिए, ठीक है। कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑल्टर्ड मेमोरेंडम, कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड मेमोरेंडम। तो ये दो चीजें, स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी और
ऑल्टर्ड मेमोरेंडम की कॉपी, तो ये रजिस्ट्रार को 15 डेज के अंदर अंदर फाइल करना होती है विद इन 15 डेज ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। और आखिरी पॉइंट है जी, नो इफेक्ट ऑन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। कहता है कि अगर कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल की गई है या सब डिवीजन ऑफ शेयर किया गया है, तो ये जो राइट्स है ना अटैच टू न्यू शेयर्स, तो ये बिल्कुल मतलब ये कि जो नए शेयर्स इशू होंगे इस कंसोलिडेशन के बाद या सब डिवीजन के बाद, जो नए शेयर्स इशू होंगे तो उन शेयर्स के साथ भी वही राइट्स अटैच्ड होंगे जो कि पहले से जो इशूड शेयर्स हैं उनके साथ जो अटैच्ड राइट्स हैं। तो न्यू इशू होने वाले शेयर्स के साथ भी वो राइट्स अटैच होंगे। और आसान कर दूं तो मतलब ये है कि कंसोलिडेशन और सब डिवीजन से पहले के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जो राइट्स हैं वही राइट्स कंसोलिडेशन और सब डिवीजन के बाद जो लोग शेयर होल्डर्स बनेंगे उनको भी वही राइट्स मिलेंगे। आप बताएं, ये समझ आ गया ये जुमला? मेरे ख्याल ये थोड़ा आसान है, बता दें यार। ओके, अच्छा इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है कि अगर किसी ऐसी क्लास के शेयर्स इशू किए गए हैं कि जिस क्लास के शेयर्स प्रीवियसली भी इशू किए जा चुके हैं। जुमला फिर सुन लीजिए, अगर एक क्लास के शेयर्स पहले इशू किए गए हुए थे और उसी क्लास के शेयर्स अब नए भी इशू किए जा रहे हैं, तो जो राइट्स पहले वाले इशू किए गए शेयर्स के साथ अटैच्ड हैं वही राइट्स न्यू इशू किए गए शेयर्स के साथ भी अटैच्ड होंगे। ठीक है, मिलती जुलती बात है प्रीवियस पॉइंट के साथ। जी बता दें, ये पॉइंट समझ आ गया बच्चों? ओके जी, गुड हो गया। चलिए ये एग्जांपल जो है ये अभी मैंने खुद करवाई थी आपको, वही एग्जांपल यहाँ पे दोबारा आई हुई है। ठीक है, बस इसमें यहाँ पे ये इजाफा किया गया, बाकी सारी एग्जांपल वही है जो मैंने खुद आपको पढ़ के समझाई थी पिछले पेज के ऊपर। सो ये है जी हमारा आज का टॉपिक जो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। और आज का जो आपका होमवर्क है ये एक तो एमसीक्यूज आपने करने हैं, कहीं पे खुद करने हैं बगैर जवाब देखे, प्रैक्टिस एमसीक्यूज। और जहां कोई इशू हो क्यूरी हो तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं सॉल्व करने के लिए वो। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेक्चर में नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।